18वीं संसद का दूसरा शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। 19 दिन तक चलने वाले सेशन में 15 बैठक होनी है, यानी 15 दिन संसद में चर्चा होनी है। लेकिन सवाल पहले दिन से यही है कि क्या इस बार वो संसद चलेगी जहां देश की जनता उम्मीद लगाए देखती रहती है कि सार्थक बहस, गंभीर चर्चा में सांसद खबरदार रहेंगे। मॉनसून सत्र में उम्मीदें धुल गई थी, लेकिन क्या इस सर्दी वाले सेशन में संसद का राजनीतिक मौसम बदल चुका है? इसी राजनीति की खबर से आपको सबसे पहले आज खबरदार करना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 मिनट और फिर 10 दिन वाले दो दांव चले। पहले बार 10 मिनट की उस फ्रंट फुट वाली राजनीतिक बल्लेबाजी की, जहां बिहार की ऐतिहासिक जीत मिलने और वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नकारे जाने के बाद विपक्ष के आगे प्रधानमंत्री आज आक्रामक शैली में उतरे। फ्रंट फुट पर रहने की वजह यह भी रही कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से देश अडिग है। दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8.2% की मजबूत विकास दर दर्ज की है। श्रम सुधार वाला बड़ा कदम सरकार उठा चुकी है। अमेरिकी दबाव को धीरे धीरे ढीला कर दिया जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं। इन सब के बीच इसी हफ्ते वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी संसद में 10 घंटे चर्चा होने जा रही है। यानी अगले चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल को लेकर भी पिच पर उतरने का माहौल बन चुका है। इतने सारे शॉट्स के बीच संसद में आज सत्र के पहले दिन 10 मिनट में वो बात कही गई जिसके बाद सियासत, ड्रामा और एक्शन देखने को मिला। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्ताहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं? बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन साफ हो गया, इस बार विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री ने नई रणनीति बनाई है। पहला संकेत सत्र की शुरुआत से पहले हर बार की तरह मीडिया से आकर बातचीत करने के दौरान देखा। आप भी मौसम का मजा लीजिए। क्या प्रधानमंत्री का ये बयान संसद में बदले सियासी मौसम का संकेत? इस सवाल की वजह समझिए। जानकार कहते हैं किसी सत्र की शुरुआत से पहले अब तक के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में ये सबसे आक्रामक रणनीति के तहत संबोधन रहा, जहां बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्ष पर सीधा वार तुरंत किया गया। विपक्ष के मुद्दे उठाने से पहले उन्हें पराजय की बौखलाहट करार दिया गया। यहाँ तक कि सीधे विपक्ष को खुद ही प्रधानमंत्री ने रणनीति बदलने में मददगार साबित होने वाली टिप्स देने की पेशकश कर दी। लेकिन सबसे बड़ा वार जिसने शीतकालीन सत्र को अगले 18 दिन की राजनीतिक रूप से गर्मा गर्मी में बदलने की जमीन तैयार करके दी है, वो एक बयान। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। इसी बार के बाद राहुल गांधी से जब सवाल होता है तो वो इस विंटर सेशन के पहले दिन शांत रहे, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले। इधर भैया, राइट साइड। Thank you, brother. No, I'm not talking right now. Thank you. He's ready to give tips to the Congress party. सरकार Prime Minister said that. Come, let me get it. जल्दी। राहुल गांधी ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए वाले बार पर चुप क्यों रहे? क्या बिहार की हार इसकी वजह है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि जिस वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी यात्रा तक बिहार में निकाली, उस पर भी अगर 6 सीट जनता ने जिताई है, तो वोट चोरी का मुद्दा अब संसद में कैसे उठेगा? पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है
कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और जो राहुल गांधी हर सवाल के जवाब में वोट चोरी की बात लाते रहे, आज ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए वाले प्रधानमंत्री के वार पर पूछे जाने के बाद उनका चुप रहना क्या इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस को भी वोट चोरी के मुद्दे में करंट दिखना बंद हो गया है? और तब बीजेपी की रणनीति इस सत्र में यह दिख रही है कि विपक्ष की लगातार होती हार को ही ज्यादा याद कराओ। अगर आंकड़ों में देखें तो 12 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तब से लेकर बिहार चुनाव तक 76 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 41 में बीजेपी एनडीए को जीत मिली, जबकि 35 में हार। अगर इसमें पिछले 3 लोकसभा चुनाव भी जोड़ लें तो 79 चुनाव में 44 में किस तरीके से बीजेपी एनडीए को जीत मिली है। इसी दौरान कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन ने 76 विधानसभा चुनावों में 15 में जीत दर्ज की, जबकि 61 में हार। और लोकसभा चुनाव जीत ले तो यह आंकड़ा बदल जाता है। और विपक्ष की यही 64 चुनाव की हार उसके लिए चुनौती है, जहां प्रधानमंत्री ये तक कहते हैं कि संसद को चुनाव की तैयारी का अखाड़ा बनाना या फिर चुनावी हार की बौखलाहट मिटाने का मैदान बनाना विपक्ष बंद करे। पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसा आपकी शीतकालीन सत्र में कहा? क्या संसद में जनता के हित और हक की बात करने की जगह विपक्ष चुनावी जीत हार का गणित बैठाता है? याद करना होगा संसद का इसी साल का बजट सत्र, जब दिल्ली में मतदान से 2 दिन पहले बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर खड़े होकर वोट चोरी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में गठबंधन की हार के पीछे 70 लाख नए वोटर जोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था। Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. लेकिन फिर भी दिल्ली में जनता ने बीजेपी को इस बार वो जीत दिलाई जो अब तक मोदी राज में नहीं मिल पाई थी। क्या इसलिए ड्रामा नहीं डिलीवरी की बात प्रधानमंत्री ने कही? ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। इसी के बाद विपक्ष वोट चोरी तो नहीं, लेकिन अब एसआईआर के साथ प्रदूषण की बात करने लगा। और विपक्ष पूछता है कि क्या ऐसे मुद्दे संसद में उठाना ड्रामेबाजी है? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। इससे बड़े ड्रामे को और कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। हम इनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट रिएक्टर का अवार्ड हम दे देंगे। फिल्म फेयर अवार्ड क्या मतलब है? इनको मिल जाएगा अपने आप में, डोंट वरी। ड्रामा ही तो करते हैं, और क्या किए लोग। हार के बाद सिवाय देश का रोड मैप नहीं पता, विकास का रोड मैप नहीं पता, देश का क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे, अचार बनाएंगे, कुछ विपक्ष को मालूम नहीं। चिल्लाना है, सदन बंद करना है, यही आता है। 65 साल यही पकौड़ी बनाए लोगों ने और देश को बर्बाद किया। ये 14 के बाद तो देश ने उछाल मारा है। ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है, और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है।
At least think about yourself, what you people are doing. Prime Minister is talking about the slogan shouting. Basically, this slogan shouting is started by BJP, Modi, 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 Modi slogan. असल में वोट चोर का नारा सदन में लगातार पिछले 2 सत्रों में विपक्ष लगाकर हंगामा करता रहा, लेकिन इस दौरान न तो दिल्ली हाथ आई न बिहार में जीत मिली। उल्टा इस वक्त जिस कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता है, वहां भी बेरोजगारी के मुद्दे पर एक तरफ बार बार सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और सरकार कांग्रेस की होने के बावजूद नाश्ते पर सीएम डिप्टी सीएम को बैठाकर किसी तरह हाईकमान कुर्सी वाला झगड़ा सुलझवा रहा है। और तब कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसद के सामने मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की, तो इसकी वजह ये बयान माना जाता है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। पिछले मॉनसून सत्र में इतना हंगामा हुआ था कि लोकसभा में करीब 83 घंटे और राज्यसभा में 73 घंटे बर्बाद हो गए थे। 40% से नीचे दोनों सदन की प्रोडक्टिविटी थी। इस वक्त देश के 12 राज्यों में चलते एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार बहस को तैयार है, विपक्ष को समय सीमा थोपने से मना करती है। संसद परिसर में हाथ में बैनर लिए खड़े खबरदार करते ये दमनदीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल हैं, जो संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की तरह इस बार शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बैनर लेकर संसद के बाहर नजर आते हैं। इस पर गौर करना जरूरी है। अब की बार दमनदीव से निर्दलीय सांसद वो बैनर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है कि जनता के पैसों की बर्बादी को रोकें, मानसून सत्र तो धुल गया, शीतकालीन सत्र को सफलतापूर्वक चलाओ। नीचे जोर इस बात पर दिया गया कि शून्यकाल और प्रश्नकाल तो अवश्य चलाने की कृपा करें, लेकिन सवाल है कि क्या इस शीतकालीन सत्र में संसद के भीतर ये हो पाएगा। पहले दिन लोकसभा वाला हंगामा ये सवाल खड़ा कर चुका है कि इस बार सर्दी में संसद का सत्र क्या शांति से चलेगा, जहां एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर हंगामा होता रहा। जो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बीएलओ जो मरे हैं, जान गई जिनकी, उनको 2 लाख की मदद करना है। भारत सरकार चुनाव आयोग 1 करोड़ की मदद करे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़ा जाए। मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है, ये सोच गलत है विपक्ष की। अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है। और तो बिहार इलेक्शन के पहले भी आपने देखा, हाउस चलने नहीं दिया, एसआईआर करता रहा। बिहार इलेक्शन में जनता ने साफ कर दिया उनको। जितना एसआईआर चिल्लाता रहेगा साफ होते रहेगा। और एसआईआर हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन का काम का यहाँ क्या होगा पार्लियामेंट में? भाई कौन जवाब देगा? मंत्री कौन है? तो इनको सब मालूम है। एसआईआर जितना बोलेगा इतना साफ होगा। आपने देखा बिहार इलेक्शन पहले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत कुछ किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, अपने यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक चल के गए हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जनता ने उनको सिखा दिया, धूल चटा दिया बिहार में।
राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, बस विपक्ष समय सीमा न थोपे। It is not one party, two party, four party. It is the decision of all opposition floor leaders. Together we have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. The matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion. You can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में इसी हफ्ते विशेष चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। ये चर्चा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने 10 घंटे का समय आवंटित किया है। वंदे मातरम के कुछ हिस्से को हटाए जाने को लेकर बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री पहले ही वार कर चुके हैं। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने सुबह ही जब कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, तब एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसा सामने आया जो विपक्ष की एक सांसद की सियासी संवेदनशीलता को लेकर खबरदार करता है। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंची। इस घटना पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। रेणुका चौधरी से जब पूछा गया कि वो कुत्ते को संसद क्यों लाई हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे संसद और सांसदों के अपमान की बात सामने आती। बीजेपी सांसद ने मुद्दा उठाया है, कहा है कि विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। जानवर को पसंद नहीं करते ना सरकार, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। थोड़ा एथिक्स तो संभालना पड़ेगा। मुझे उसके ऊपर ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता नहीं लगती। हर एक को समझना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो कल को सभी लोग लेके आए तो क्या होगा? अभी तो सोचो, नियम हर वक्त का नियम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को चलना चाहिए कि हम किस तरह से बर्ताव करें। उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस वक्त संसद में कुत्ता लेकर कांग्रेस की सांसद पहुंचती हैं, उससे कुछ देर पहले ही यह मुद्दा आता है कि क्या विपक्ष ऐसे मुद्दे पर हंगामा करता है जिससे संसद में युवा सांसद ही अपनी बात नहीं कह पाते।
अब की बार संसद में पहली बार चुने गए सांसदों की बात हो या फिर युवा सांसद की बात हो, दोनों में संख्या विपक्ष की ही ज्यादा है। मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनको अवसर देना चाहिए, उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। हंगामा आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विधानसभा सत्र शुरू होने पर होता है, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद आज कांग्रेस विधायक हाथ में बच्चों के पुतले और कफ सिरप की बोतल लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। विधानसभा का सत्र मध्य प्रदेश में आज शुरू हुआ है और पहले ही दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से जो बच्चों की मौत हुई थी उस मुद्दे को उठाया है और बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है विधानसभा परिसर के भीतर। आप देखिए हाथों में जो कांग्रेस ने बच्चों के छोटे छोटे पुतले लिए हुए हैं, जिसके जरिए जो आप देखिए सामने पॉइजन कफ सिरप और ये हाथी में आप देखिए सामने एक छोटा सा बच्चा जो है वो गोद में ली हुई है कांग्रेस के विधायक, और इसके साथ ही एक राक्षस जो है कफ सिरप रूपी राक्षस, उसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंघार वो भी यहाँ पे मौजूद है और एक मंच की तरह, एक रंगमंच की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो पूतना राक्षस है कफ सिरप रूपी राक्षस, और साथ ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, साथ में आप नीचे अगर देखें तो छोटे छोटे बच्चे के प्रतीकात्मक स्वरूप जो छोटे पुतले हैं बच्चों के और कफ सिरप का मॉडल वो लेकर के कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, जिसकी वजह से मौतें हुई थी बच्चों की बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में, उसे लेकर के आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के ठीक परिसर के भीतर। ये बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किया गया है, जहां पे उन्होंने कफ सिरप को लेकर के जो मौतें हुई थी छिंदवाड़ा में उसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग यहां पर तमाम कांग्रेस के विधायकों ने की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उनकी भारत यात्रा पर सारी दुनिया की निगाहें लगी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के रुकने की संभावना के बीच पुतिन का भारत दौरा बहुत अहम है। रूस के साथ इस बार कई रक्षा सौदे हो सकते हैं, जिसमें S-500 से लेकर स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 तक के नाम लिए जा रहे हैं। आज हम आपको पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी बातें और तस्वीर बताने जा रहे हैं जो उन्हें सबसे बड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाला राष्ट्रपति बनाती हैं। पुतिन के आसपास आप हमेशा उनके प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड देखेंगे, जिनकी नजर हमेशा पुतिन पर लगी रहती है। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि कोई रूस विरोधी देश का नेता भी अगर उनके करीब आ जाए तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के गार्ड सक्रिय हो जाते हैं। दावा है कि साल 2019 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बातचीत के दौरान पुतिन के नजदीक आए तो वीडियो में दिखा कि कैसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस का गार्ड पुतिन के पास दौड़ा, लेकिन पुतिन ने उसे इशारा करके पीछे रहने को कहा। आखिर पुतिन की सुरक्षा कैसे होती है, इसी बारे में आपको खबरदार करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 8 सितंबर 2023 कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत में हुए G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए, लेकिन वो तय वक्त पर अपने देश नहीं जा सके। इसकी वजह बना उनका प्लेन, जिसे ठीक होने में 2 दिन लग गए
और तब तक जस्टिन ट्रूडो का खूब मजाक उड़ा। ऐसी कोई नौबत ना है, इसका इंतजाम रूस की सुरक्षा एजेंसियां पहले से करके रखती हैं, क्योंकि पुतिन जिस प्लेन में सवार होते हैं उसके साथ 1 या 2 बैकअप प्लान में प्लेन उड़ान भरते हैं, ताकि अगर विदेश में पुतिन के प्लेन में कोई खराबी भी आ जाए तो पुतिन को घर लौटने में देरी ना हो। पुतिन की सुरक्षा रूस के लिए सर्वोपरि है, इसलिए उनके प्लेन को एयरफोर्स के जेट स्कॉट करते हुए चलते हैं, जैसा 2 साल पहले सऊदी अरब और यूएई में हुआ, जब पुतिन के प्लेन को 4 सुखोई 35 फाइटर जेट ने स्कॉट किया था। हवा की तरह जमीन पर भी पुतिन की सुरक्षा अभूतपूर्व होती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीपी के पास होता है, जिसकी एडवांस टीम हर वक्त पुतिन के साथ साए की तरह रहती है, और ये रहा उसका उदाहरण। तस्वीरें 7 साल पहले की हैं, जब सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां का पुतिन ने स्वागत किया। दोनों अकेले साथ चले, लेकिन पुतिन के बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा के लिए बेहद नजदीक दिखे। पुतिन मैक्रां के पास 2 ट्रांसलेटर, मैक्रां की पत्नी के अलावा अगर किसी को जाने की इजाजत थी तो वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस का ये गार्ड था, जो किसी को पुतिन के पास नहीं आने देता। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। हाल ही में बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की मुलाकात होती है। इस दौरान किम के एक बॉडीगार्ड ने पुतिन को छूने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही देखिए एसबीपी के गार्ड ने रोक दिया। पुतिन 4 लेयर की सुरक्षा में चलते हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी पुतिन लोगों के बीच जाते हैं तो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनते हैं। सुरक्षा के पहले चक्र में पुतिन के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो किसी को उनके पास नहीं आने देते। सूट पहने इन बॉडीगार्ड्स के पास एक ब्रीफकेस होता है, इसे खोलने पर एक तरह की शील्ड बनती है। इन बॉडीगार्ड के पास 9mm की गुर्जा पिस्टल होती है, जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है। 50 मीटर की दूरी से बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद सकती है। हमला होने या खतरा महसूस होने पर आमतौर पर नेताओं को इस तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड घेर लेते हैं, लेकिन पुतिन की सुरक्षा ऐसी है कि उन्हें गोली के अलावा ड्रोन से भी खतरा होता है। इसलिए पुतिन की सुरक्षा में ड्रोन इंटरसेप्टर सुरक्षा गार्ड लेकर चलते हैं। आमतौर पर ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में जानते हैं। वह इंटरसेप्टर ड्रोन ऐसे यूएवी हैं, जिन्हें दूसरे ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने, पीछा करने और खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन सक्रिय खतरों का सामना करते हैं, जिसमें यूक्रेन ने भी काफी बढ़त बना ली है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन को खतरा काफी बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए सुरक्षा के दूसरे चक्र में सादी ड्रेस पहने बॉडीगार्ड होते हैं। अगर पुतिन किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां थोड़ी भी भीड़ होती है, तो साधारण कपड़ों में कुछ एजेंट इस भीड़ में घुस जाते हैं, चारों तरफ लोगों की गतिविधि पर नजर रखते हैं। कुछ एजेंट भीड़ के सर्किल के बाहर होते हैं, यहाँ से नजर बनाए रखते हैं। चौथी लेयर आसपास की इमारतों पर स्नाइपर की होती है, जो संदिग्धों पर नजर रखते हैं। खतरा होने पर तुरंत हमलावर को मार गिराते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का अरेस्ट वारंट होने की वजह से पुतिन 125 देशों के आसमान से नहीं गुजरते। गिरफ्तारी के डर से ही वो ब्राजील में हुए ब्रिक्स की बैठक में नहीं गए। भारत आईसीसी का हिस्सा नहीं है। वैसे भी पुतिन जानते हैं कि भारत उन्हें लेकर इस तरह के किसी भी नोटिस का पालन नहीं करता। पुतिन को युद्ध अपराध का आरोपी बनाया गया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस वजह से पुतिन सिर्फ भारत जैसे करीबी देशों का ही दौरा करते हैं। सुरक्षा को लेकर खुद पुतिन भी कोई जोखिम नहीं उठाते। ये तस्वीर देखिए, जिसमें किम के बार बार गुजारिश करने पर ही वो उनकी गाड़ी में बैठने को तैयार हुए। पुतिन खुद भी केजीबी के जासूस रहे, जो अपने बॉडीगार्ड्स को अलग अलग इशारों से निर्देश देते हैं। अब इसे आप 7 साल पहले की ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात से भी देख सकते हैं, जहां पुतिन ने एक सीक्रेट इशारा किया और पलक झपकते ही उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मीडिया को बाहर निकाल दिया। पुतिन रूस के सर्वेसर्वा, इसलिए उनकी सुरक्षा पर रूस का काफी कुछ निर्भर करता है, जिसके लिए छांटकर कई प्रक्रियाओं से बॉडीगार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। पुतिन की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को 35 साल में रिटायर कर दिया जाता है। ज्यादातर बॉडीगार्ड्स एफएसओ एकेडमी से आते हैं, जिन्हें कई राउंड इंटरव्यू के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होता है। पुतिन के निजी सुरक्षा गार्ड्स का कद 5.8 फीट से 6.2 फीट और वजन 75 से 90 किलोग्राम के बीच होता है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। पुतिन के भारत आने का समय बहुत अहम है। ये बताता है कि रूस भारत को कितनी अहमियत देता है, दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना मजबूत है। 24 फरवरी 2024 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जब शुरुआत की थी, बड़ी कार्रवाई से ठीक 2 महीने पहले पुतिन भारत आए थे। ये दौरा भले ही चंद घंटों का था, लेकिन इसने दिखा दिया कि भारत को पुतिन कितनी अहमियत देते हैं। दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार भारत आए थे। तब वो सिर्फ 4 घंटों के लिए दिल्ली पहुंचे। इतने कम वक्त में भी दोनों देशों के बीच रिश्तों में जबरदस्त गर्माहट दिखी और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री भी टॉप पर नजर आई। 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है। दिलचस्प बात यह कि पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से एकदम पहले आए। 5 साल बाद जब वो आ रहे हैं, तब यूक्रेन युद्ध के जल्द रुकने की संभावना जताई जा रही है। पुतिन ट्रंप के उस करीबी दोस्त से मुलाकात करके सीधे भारत आने वाले हैं, जिसने जंग रुकवाने का ऐसा फॉर्मूला ट्रंप को दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बात तो सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेता कम और कारोबारी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से वो यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उसे देखकर दुनिया हैरान है कि उनके मित्र और कारोबारी साझेदार स्टीव विटकॉफ यूक्रेन युद्ध रुकवाने के मिशन पर हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत के लिए रवाना होंगे, तो उससे ठीक पहले स्टीव विटकॉफ के साथ उनकी मुलाकात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ विटकॉफ यूक्रेन के दल से मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को वो शर्तें बताई गईं जिन्हें उसे मानना होगा। अब विटकॉफ मॉस्को आकर पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन के दल के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा देंगे। पुतिन से मिलकर जानेंगे कि वो किन शर्तों पर युद्ध बंद करने के लिए तैयार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के उतावलेपन से साफ है कि वो इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, जबकि ये वही ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले तक रूस को और समय देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब हाल ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि युद्ध बंद तब होगा जब पुतिन मानेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की जिद के कारण यूक्रेन लगातार अपनी जमीन खो रहा है। दुनिया के लिए यूक्रेन युद्ध का रुकना बड़ी खुशखबरी होगा। भारत के लिए भी ये राहत भरी खबर होगी, क्योंकि यूक्रेन पर सीज फायर भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने का रास्ता साफ कर देगा। रूस पर दबाव बढ़ाने के इरादे से ट्रंप ने ये अतिरिक्त टैक्स लगाया था, लेकिन युद्ध विराम के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत ने जिस तरह से मुश्किल घड़ी में रूस का साथ दिया, उसने रूस और भारत की दोस्ती को मजबूती देने का काम किया। जिस तरह भारत ने तमाम दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, उसने पुतिन को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद बना दिया है। यूक्रेन में युद्ध विराम की शर्तों को देखते हुए ये पुतिन की जीत होगी, जो अपनी शर्तों पर अपनी सेना को रुकने का आदेश देंगे। भारत के लिहाज से इस वक्त पुतिन का दौरा अहम है। जिस तरह पुतिन नेटो और यूरोपीय देशों के आगे नहीं झुके, उसी तरह भारत भी अपनी नीति पर अड़ा रहा, जबकि ट्रंप की तरफ से ना जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। तो पुतिन का भारत आना अमेरिका को भी एक संदेश होगा। पुतिन भारत आकर नेटो देशों को ये दिखाएंगे कि भले उन्हें अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया हो, भारत ने उनसे दोस्ती निभाकर मिसाल कायम की है। पुतिन भी भारत से रिश्तों को अहमियत देते हैं। चीन के तिजानजिन में दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 1 सितंबर को हुई थी और आज 1 दिसंबर है, यानी 3 महीने बीत गए और अब राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने में चंद घंटे बाकी हैं। 4 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। उनका दौरा 2 दिन का होगा, जब मोदी और पुतिन 23वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से दिल्ली और मॉस्को दोनों ये साफ संदेश दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कितने गहरे दोस्त हैं। अब बात पाकिस्तान की, जहां पर बहुत कुछ चौंकाने वाला हो रहा है। पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन ने दुनिया का ध्यान खींचा। इस नए कानून से आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, लेकिन उन्हें लाने वाले शरीफ परिवार बताया जा रहा है उनकी राह में रोड़ा अटकाने में लग गए। उनका हौसला बढ़ने की वजह इमरान समर्थकों की नाराजगी है। इसी वजह से शरीफ परिवार ने बड़ा खेल कर दिया है, क्योंकि आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट करने का ऑर्डर
29 नवंबर तक जारी होना था। शहबाज शरीफ की सरकार ने 1 दिसंबर तक भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रोसेस से दूरी बना रखी है। आसिम मुनीर का 3 साल का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो गया है। नए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से तकनीकी रूप से मुनीर अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुनीर को पद मिलता है या शरीफ बंधु उनको झटका देते हैं। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान की ताकत कम करने के लिए उनकी पार्टी की खैबर पख्तूनवा की सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी में जुट गई है। इमरान खान कह चुके हैं कि उनके देश के 4 टुकड़े हो सकते हैं और 4 नए देश बन सकते हैं। पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश और पंजाब। सबसे पहले अलग होने वालों में खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है, जहां के लोग पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, जहां पश्तून लोग रहते हैं। ये वही पश्तून हैं जो अफगानिस्तान में भी बड़ी तादाद में रहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान इस इलाके को अपना मानता है और पश्तून भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये वही इलाका है जहां पर टीटीपी यानी तहरीक पाकिस्तान सक्रिय है और लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बना रही है, जहां के लोग सीधे आसिम मुनीर को चुनौती देते हैं। सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया जो अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और अब भ्रष्टाचार की वो खबर जहां 23 साल बाद सरकारी खजाने से लूट का पता चला। मध्य प्रदेश में 23 साल से मिली भगत करके उस स्कूल को सरकारी बताकर शिक्षकों के नाम पर सैलरी सरकारी खजाने से दिलवाई गई, जो असल में सरकारी कभी था ही नहीं। अब 15 करोड़ की रिकवरी का आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश बहुत अजब है, जहां एक तरफ वो बेरोजगार जो पिछले महीने तक सड़क पर इसलिए संघर्ष करते रहे ताकि वर्षों से लटकी भर्ती में नियुक्ति मिल सके, वो शिक्षक बन सके। दूसरी तरफ एक ऐसा स्कूल जहां सरकारी मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करके स्कूल को केवल कागज पर सरकारी दिखाकर 23 साल वेतन सरकारी खजाने से दिलाया जाता रहा। इस स्कूल का नाम है शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल, निवाड़ी जिले में है, जहां बीते 23 साल से स्कूल शिक्षा विभाग से सैलरी देता रहा। सरकारी टीचर की तरह इन्हें साल 2002 से एरियर और प्रमोशन का फायदा मिलता रहा। यहाँ घोटाला करके कुल 15 करोड़ 88,88,995 रुपए सरकारी खजाने से स्कूल के टीचर को बंटता रहा। लेकिन स्कूल की पोल पट्टी तब खुली जब इसी स्कूल के एक टीचर की मौत के बाद उनके परिजन मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए पहुंचे। पता चला जिनके नाम पर आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी मांगी जा रही है वो खुद सरकारी शिक्षक नहीं थे, न स्कूल सरकारी है। रिकवरी की कार्रवाई आगे होगी, अभी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है। जांच के पश्चात ही ये सारी चीजें होंगी। इसमें जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। वहां पर ये चर्चा हुई कि भाई इतना बड़ा मामला था, ये शासन के खजाने से इतनी बड़ी राशि निकल गई, तो संबंधितों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? तो अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो मौखिक चर्चा मैंने सुनी कि हमारे विभाग को निर्देशित किया गया कि 1 माह के अंदर सभी से निर्धारित राशि जो शासन के खजाने से निकली है उसकी वसूली की जाए। सवाल उठा कि जिस मध्य प्रदेश में बीच में कमलनाथ का शासन छोड़ दें तो लगातार बीजेपी की सत्ता रही, वहां 23 साल तक इस घपलेबाजी का पता क्यों नहीं लगा? ये मामला हमारे स्कूली शिक्षा के अधिकारी ने ही पकड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश है कि इस तरह के कोई भी यदि प्रकरण है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जैसे ही इस मामले का संज्ञान आया तुरंत कार्रवाई की गई है, रिकवरी के आदेश दिए गए हैं, जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। और इस तरह के प्रकरण और तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। खबरदार करता सवाल है कि क्या ये मामला केवल एक जिले, एक स्कूल तक सीमित है या फिर और भी बड़ा है? इस मामले में 15 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश तो जारी हो गया, लेकिन ये सच्चाई भी उजागर हो गई कि विभाग में लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे और इसी की वजह से बिना किसी रोक-टोक के सालों तक प्राइवेट टीचर्स को सरकारी खजाने से तनख्वाह बंटती रही। मयंक दुबे और हिमांशु पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।